अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईएएस मेंटोर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डेली आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज और डेली जनरल अवेयरनेस क्विज, जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर में आने वाली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज है उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसी बेसिस पे हमारी टीम आईएएस मेंटोर की टीम इसको तैयार करती है। और आज हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त करंट अफेयर्स। ये देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा पेरिस इन विच वेट कैटेगरी विनेश फोगाट वाज डिसक्वालिफाइड इन पेरिस ओलंपिक्स। क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। आपको पता होगा कि अभी विनेश फोगाट जी को अयोग्य घोषित कर दिया। उन्हें 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा होने की वजह से उनको अ, ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। और किस कैटेगरी में वो लड़ रही थी, आपको लोगों को पता होगा किस कैटेगरी में लड़ रही थी। 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो लड़ रही थी और वो पहली इंडियन वीमेन रेसलर थी जिन जो जो कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ये फर्स्ट इंडियन वीमेन रेसलर हैं कि इन्होंने फर्स्ट वीमेन रेसलर हैं जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी। एक चीज, और दूसरी चीज ये कि ये अभी तक तीन डिफरेंट तीन डिफरेंट कैटेगरीज में लड़ चुकी है। एक जैसे पहला इन्होंने सबसे पहले जो 2016 में जो लड़ा था वो 48 कैटेगरी में लड़ा था। 2016 में जो इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था वो 48 किलोग्राम कैटेगरी में किया था। और जब 2020 में किया तो ये 53 किलोग्राम में था। और जब इस बार जो 2024 में किया तो ये किस कैटेगरी में था? 50 किलोग्राम की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में था ये? 50 किलोग्राम कैटेगरी में था। ठीक है। और एक चीज था कि ये पहली इंडियन वीमेन रेसलर थी जिन्होंने जिन्होंने जो कि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। ये फर्स्ट वुमेन थी फर्स्ट वुमेन रेसलर थी टू विन टू विन गोल्ड गोल्ड मेडल टू विन गोल्ड मेडल एट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स। और इन्होंने कब जीता था? 2018 में। तो हमने क्या कहता है, किस वेट कैटेगरी में थी ये? 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में लड़ रही थी और 100 ग्राम महज सिर्फ 100 ग्राम भार की वजह से, 100 ग्राम एक्स्ट्रा वजन की वजह से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और हमने देखा कि इन्होंने 3 बार तीन कैटेगरी में जो लड़ा है, एक 48, एक 50 और एक 53 में। ठीक है। और ये पहली वीमेन रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है किसमें? कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में। कौन से समय पीरियड, क्या है टाइम पीरियड? 2018 में। ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन, अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन विच डे द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है बताइए आप लोग। 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्या आप लोगों को पता होगा? 7 अगस्त 1905 को जो हमारा राष्ट्रीय जो नेशनल जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट उस दिन स्टार्ट हुआ था। उसी के हिसाब से, उसी के रिस्पेक्ट में इसको 7 अगस्त को, हमारा स्वदेशी मूवमेंट के हिसाब से इसको मनाया जाता है 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट हुआ था कब? 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है। और इससे हमें हथकरघा से जो हैंडलूम से दो चीजें और याद रखनी है। दो मेन स्कीम जो है, दो स्कीम जो इससे रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। एक तो है पीएम मित्र स्कीम और दूसरी है समर्थ स्कीम। इसके पहले भी हम इस दोनों स्कीम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, देख लेते हैं फटाफट। एक तो हो गई पीएम मित्र पीएम मित्र प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, मेगा
मेगा इंटीग्रेटेड, क्या है फुल फॉर्म? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल। ये कब लॉन्च की गई थी? अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई थी ये स्कीम। ये कब लॉन्च की गई थी? अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इसमें एक वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, और इसके अंतर्गत सात सात जो है सात मेगा पार्क डेवलप करने थे। कितने? सात। सात जो है टेक्सटाइल पार्क्स डेवलप करने थे। सात सात टेक्सटाइल पार्क्स इसके अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्क डेवलप करने थे। ठीक है। कब स्टार्ट किया था? सात सात अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया गया था इसको। और दूसरी स्कीम देख लेते हैं, समर्थ। इसको कब स्टार्ट किया गया था? 2017 में स्टार्ट किया गया था। और इसके अंदर क्या करना था? स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। क्योंकि आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो उसी के लिए स्किल डेवलप करना था, ताकि वो लेबर जो है हमें उनके स्किल दे पाए और कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए। इसके लिए समर्थ स्कीम लॉन्च की थी। कब लॉन्च की गई थी? 2017 में। ठीक है। तो हमने क्या देखा? नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? हमने बताया कि स्वदेशी मूवमेंट इसी दिन स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है। हमने दो मेन स्कीम देखी इससे रिलेटेड, देखा समर्थ, और दूसरी हमने कौन सी देखी? पीएम मित्र स्कीम। ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 28 अगस्त 2024। क्या कह रहा है? 28 अगस्त 2024 से प्रभावी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, रजनीश कुमार, दिनेश कुमार खरा और अरुंधति भट्टाचार्य। किसको किया गया है? बताइए आप लोग। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी को, इनको जो है चेयरमैन बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसको बनाया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी को बनाया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। रिसेंटली द डिजिटल शक्ति केंद्र वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे किया गया? हाल ही में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों का मुकाबला करने के लिए किस वैधानिक निकाय द्वारा नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। तो अगर रिसेंटली डिजिटल शक्ति केंद्र इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली टू काउंटर द इंक्रीजिंग साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन इन, ठीक है, बाय विच स्टैट्यूटरी बॉडी? बताइए आप लोग, किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? नेशनल स्टेट वीमेन कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। किसके द्वारा किया गया है? बताइए आप लोग, किसके द्वारा किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा। ठीक है। इसका डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। थोड़ा डिजिटल शक्ति केंद्र के हम जान लेते हैं कि डिजिटल शक्ति केंद्र डिजिटल शक्ति केंद्र कब स्टार्ट किया गया था? जून 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। और किस लिए स्टार्ट किया गया था? ताकि जो वीमेन है उनको अवेयरनेस डेवलप की जाए। किसके रिस्पेक्ट में लेके? वीमेन को अवेयरनेस डेवलप की जाए। जो भी डिजिटल फ्रंट पे जो भी क्राइम हो रहा है या किसी से रिलेटेड साइबर क्राइम्स, ठीक है, या डिजिटल फ्रंट पे कह लो, ओवरऑल डिजिटल फ्रंट पे वीमेन में एक एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डिजिटल शक्ति केंद्र को लाया गया था। इसके 5 फेज आ चुके हैं अभी तक, 5.0 तक आ चुका है, जो अभी अभी पिछले महीने ही इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। और जो जो 5.0 है वो लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया था? इसको बोलते हैं डिजिटल डिजिटल केंद्र 5.0। कब लॉन्च किया गया था? ये जुलाई 2024 में, पिछले महीने इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। और ठीक है, हमने डिजिटल केंद्र के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी जैसा, इसमें भी लिखा हुआ था कि अगेंस्ट वुमेन बाय विच स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या मतलब हुआ? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। और इसको कब स्टेब्लिश किया गया था?
कब स्टेब्लिश किया गया? जनवरी 1992 में। ठीक है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, इसको स्टेब्लिश किया था जनवरी 1992 में। ठीक है, और ये जो है वीमेन को एक इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वीमेन की इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, और उनको सारे जितने भी सारे ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए वीमेन को, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक इक्वालिटी इंश्योर हो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए इसको ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, ये बॉडी बनाई गई थी। और ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस देती है, जो भी वीमेन से रिलेटेड कोई भी अगर कोई कानून या कोई भी स्कीम बन रही है उसमें, वुमेन से रिलेटेड कोई भी कानून या कोई भी स्कीम बन रही है उसमें ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस देती है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा इसमें? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में देखा, हमने देखा ये डिजिटल शक्ति के बारे में, डिजिटल शक्ति केंद्र के बारे में देखा, कौन लॉन्च कर रहा है, कौन सा कर रहा है इस पे। ठीक है, कौन इनोग्रेट कर रहा है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कर रही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में जरा स्टैट्यूटरी बॉडी है 1992 में, जनवरी 1992 में इसको स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिकेटर रोहित शर्मा हैज अचीव्ड द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट 50 प्लस स्कोर इन इंटरनेशनल क्रिकेट व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट विच टीम? क्या कह रहा है? क्रिकेटर रोहित शर्मा ने किस टीम के खिलाफ खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाया? आपको पता है कि इन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है कि रोहित शर्मा इंडिया के पहले प्लेयर बन गए हैं जो ओपनिंग, इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है कि ये ओपनिंग जो आने वाले इंडिया के पहले ऐसे प्लेयर बनेंगे सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले प्लेयर बन गए हैं। एज अ ओपनर रोहित शर्मा इंडिया के लिए एज अ ओपनर सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले इंडियन बन गए। इसके पहले किसका रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने? सचिन तेंदुलकर जी का। इसके पहले कौन से थे? सचिन तेंदुलकर जी थे। ठीक है, और इनका उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए रोहित शर्मा सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बन गए हैं। ठीक है, देखते हैं अब आगे हम लोग। अगस्त 2024, अगस्त 2024 क्या कह रहा है? विच डे ऑफ अगस्त 2024 हैज बीन सेलिब्रेटेड एज नेशनल जेवलिन डे इन इंडिया? क्या कह रहा है? अगस्त 2024 के किस दिन को भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए आप लोग, किस दिन मनाया जाता है? बताइए, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त? कौन से मनाया जाता है? 7 अगस्त। आपको पता होना चाहिए कि 7 अगस्त 2021 को ही जो नीरज चोपड़ा जी हैं हमारे, नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसी को याद रखने के लिए, इसी के रिस्पेक्ट में इसको मनाया जाता है 7 अगस्त को नेशनल राष्ट्रीय भाला दिवस, नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? नंदिनी सहकर योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय, क्या कह रहा है? नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की? बताइए। नाबार्ड, एन एनसीडीसी, सिडबी, आरबीआई? किसके द्वारा स्टार्ट की गई? एनसी एनसी एनसीडीसी के द्वारा स्टार्ट की गई। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, क्या कह रहा है? नंदिनी नंदिनी सहकर नंदिनी सहकार, ठीक है, नंदिनी सहकार योजना ये कब स्टार्ट की गई थी? 2010 में। कब स्टार्ट की गई थी? 2010 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एनसी एनसीडीसी के द्वारा। ठीक है, तो इस ये नंदिनी सहकार योजना कब स्टार्ट की गई? 2010 में स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? एनसीडीसी के लिए। और जो किसके लिए की गई थी? वीमेन के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम नंदिनी सहकार योजना लॉन्च की गई थी 2010 में। किसके द्वारा? एनसीडीसी के द्वारा। एनसीडीसी क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव, बता देता हूं आपको, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन। क्या? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किए थे नंदिनी सहकारी योजना 2010 में, वीमेन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉन्च की गई थी। ठीक है, और जान लेते हैं हम लोग इसमें जो इसमें जो इनके जो भी वीमेन है,
वीमेन के कैसे वीमेन में इंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप की जाए, कैसे वीमेन के अंदर एक इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मॉडल कैसे वो स्किल डेवलप की जाए, उसी के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। और उसका मेन गोल था कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वीमेन का इम्प्रूव हो। और नेशनल जो एनसीडीसी है, आपको पता होगा कि ये स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है। और कब स्टेब्लिश की गई? 1963 में। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये स्टेचुटरी बॉडी? अंडर 1963 में स्टेब्लिश की, तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। who has been appointed as the full time director general of पुलिस डीजीपी फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, अपने न्यूज पेपर पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग पता होगा कि इधर कई महीनों में, इधर 2-3 महीनों में बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पे, उसी के लिए जो है एक नए डायरेक्टर, वहां पे नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट किया गया है। उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया, बताइए आप लोग। आर आर स्वैन, द्वारका तिरुमाला, आनंद मोहन और ज्ञानेंद्र सिंह किसको किया गया है? आर आर स्वैन जी को जम्मू और कश्मीर का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि हु हैज बीन स्worn इन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली, बताइए। सीपी राधाकृष्णन, गुलाब चंद कटारिया, के कैलाशनाथन और हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, किसने किया है बताइए आप लोग। के कैलाशनाथन जी ने, के कैलाशनाथन जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है पुडुचेरी का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा व्हाट इज इंडिया इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एज ऑफ 2024। क्या कह रहा है 2024 तक भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता क्या है? क्या कह रहा है रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्या है? रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है एज ऑफ 2024 तक कितनी है बताइए। 76.38 गीगावाट, 203.1 गीगावाट, 85.47 गीगावाट और 46.66 गीगावाट। ठीक है, कितनी है बताइए आप लोग। 203.1 गीगावाट कितनी कैपेसिटी है? जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है कितनी है? रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? कितनी है? 203.1 गीगावाट। ठीक है, आप ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया जो है ग्लोबली जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 4th नंबर पे है। किस नंबर पे है? 4th नंबर पे है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। और विंड जनरेशन कैपेसिटी में कितना है? वो भी 4th नंबर पे है। विंड जनरेशन कैपेसिटी में भी 4th नंबर पे है। और जानना चाहिए आपको कि जो सोलर फोटोवोल्टाइक पावर में फोटोवोल्टाइक पावर में किस नंबर पे है? सोलर फोटोवोल्टाइक पावर में किस नंबर पे है? 5th नंबर पे है। ठीक है, और अब आप इंडिया का एक गोल है, आपको पता होगा कि इंडिया का गोल क्या है कि जो एक कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट तक लेके जाना है। कब तक? बाई 2030 तक। ठीक है, इंडिया का गोल क्या है आपको पता होगा। जो सीओपी भी लेटेस्ट हुई थी उसमें क्या गोल रखा गया है कि इंडिया को कितना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितने तक ले जाना है? 500 गीगावाट। कब तक? 2030 तक। और इंडिया को एक नेट कार्बन नेट जीरो इमिशन नेट जीरो इमिशन भी ये टारगेट भी हासिल करना है, नेट जीरो इमिशन का। कब तक? बाई 2070 तक। ठीक है, 2070 तक नेट कार्बन जीरो करना है। कब तक? 2070 तक। और जो है करना है एक जो कार्बन जो फुटप्रिंट है, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी घटाना है। उसको कितना घटाना है? ये गोल है कुछ इंडिया के, इनको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है उसमें डेटा कई बार सही भी रहता है, कई बार डेट गलत हो जाए कि 2030 के बजाय 2035 कर देगा, 2070 के बजाय 2065 कर देगा, ऐसे कुछ कर सकते हो। हमें क्या करना है कि रिड्यूस करना है जो कार्बन इमिशन है। कितना तक करना है?
1 बिलियन टन जो कार्बन इमिशन है उसको 1 बिलियन टन से जो है रिड्यूस करना है। कब तक करना है? 2030 तक। तो हमने 2030 तक दो देखे, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक लेके जाना है 2030 तक। नेट जीरो इमिशन करना है कब तक? 2070 तक करना है। और और जो कार्बन इमिशन है, रिड्यूस कार्बन इमिशन कितना करना है? 1 बिलियन टन करना है। कब तक? 2030 तक। 2030 तक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मैप ऑफ द डे भारत में क्या कह रहा है? एक क्या कह रहा है? रिसेंटली एसआईटी किसके बारे में है? ये बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में है ये। क्या कह रहा है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, रिपोर्ट ऑन द डेथ्स ऑफ 43 टाइगर्स इन मध्य प्रदेश इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एंड शहडोल फॉरेस्ट सर्किल बिटवीन 2021 एंड 2023 has raised significant concerns regarding the effectiveness of wildlife protection measures in India। क्या कह रहा है? हाल ही में जो हुआ है कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन मंडल में 2021 और 23 के बीच में 2021 और 23 के बीच में 43 बाघों की मौत पर एक विशेष जांच दल की रिपोर्ट ने भारत में वन्य जीव संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं जताई। अभी कितनी? 2021 से 2023 के बीच में 43 बाघों की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसी के बारे में जो भी हमारे वन्य जीव संरक्षण उपाय हैं उसी के ऊपर चिंता जाहिर की है इस रिपोर्ट ने, एसआईटी की रिपोर्ट ने। उसमें क्या आगे क्या है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य पहाड़ियों में। कहाँ पे है ये? उमरिया जिलों में। इसको जिसे बोलते हैं बांधवगढ़, जिसे बोलते हैं कि बांधवगढ़। तो बांधव क्या होता है? ये टर्म है, क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बांधव मतलब कि ब्रदर, ब्रदर। बांधव गढ़गढ़ मतलब किला। तो क्या बोलते हैं इसको? ब्रदर्स फोर्ट। ऐसा माना जाता है कि राम जी ने जी लंका की युद्ध के बाद लक्ष्मण के लिए इसको बांधवगढ़ जो किला है, बांधवगढ़ जो फोर्ट है, उसको बनाया गया था। तो उसी के नाम पे इसका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वहीं पे एक बनाया गया, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, और कहाँ पे है ये? विंध्या और सतपुड़ा के बीच में है। किसके बीच में है? विंध्य और सतपुड़ा के विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि पार्क में 3 अलग अलग क्षेत्र शामिल है। पार्क में कितने क्षेत्र है? 3 क्षेत्र शामिल है। एक क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर पंथा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कोर एरिया है इसका, और उमरिया, शहडोल और कटनी जिले में फैले हुए निकटवर्ती अधिसूचित बफर एरिया। ठीक है, और क्या कह रहा है? इससे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत इसको रखा गया। ठीक है, और पर टाइगर के साथ एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन 1968 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है ना। टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया? 1993 में डिक्लेयर किया, अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क अलोंग साइड द पनपथा सेंचुरी। पनपथा सेंचुरी के साथ में ही इसको जो है टाइगर प्रोजेक्ट के साथ में अंदर रखा गया था, टाइगर नेटवर्क के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा। इट इज नोन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। ये किसके लिए जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पाई जाने वाली वन्य जीव प्रजातियों में कौन कौन सी है? बाघ है, तेंदुआ है, ढोल है, ठीक है, बगाल है, भारतीय लोमड़ी है, सुस्त भालू है, चिकने बालों वाला ऊदबिलाव है, भारतीय रोक अजगर है, और जग लगी चित्तीदार बिल्ली है, मछली पकड़ने वाली बिल्ली है, गौर और जंगली हाथी शामिल है। गौर और जंगली हाथी शामिल है। ये यहाँ पे इतनी प्रजातियां, वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज एन आर्म किसके बारे में कह रहा है? चाइना सी के बारे में कह रहा है। साउथ चाइना सी के बारे में है ये आर्टिकल। साउथ चाइना सी के बारे में है। ठीक है, ये मैप ऑफ द वर्ल्ड क्या कह रहा है? किसका भाग? इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि इट इज एन आर्म ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, महासागर की एक शाखा है, प्रशांत महासागर की एक शाखा है जो कि बॉर्डर बनाती है साउथ ईस्ट एशियन मेनलैंड से। ठीक है,
जो साउथ दक्षिण पूर्व एशियाई मुख्य महासागर भूमि की सीमा बनाती है, ठीक है। और यह लगभग, ठीक है, क्या कह रहा है, 1,42 1423,000 वर्ग मील, लगभग 3,000 जो है 36,85,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जिसकी औसत गहराई 3,976 फीट, लगभग 1,212 मीटर है, ठीक है। तो इसका जो कितना है, 14,23,000 वर्ग मील और 36,85,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। इसके एरिया के बारे में मत कर रहा है, 14,23,000, ठीक है। और जिसकी औसत गहराई कितनी है, 3,976, 1,212 मीटर लगभग, ठीक है। अरे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कभी ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना, कभी ऐसा पूछा जाएगा कितनी गहराई कितनी है। या चीन, ये याद रखना है कि इसके बॉर्डर बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज है इसके जो बॉर्डर बनाती है इससे, एक तो चीन है, दूसरा ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, ठीक है। ये स्टेट है कौन कौन से, चाइना, चाइना है, चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम से घिरा हुआ है। तो बॉर्डरिंग स्टेट याद रखने हैं। इट इज कनेक्टेड बाय द ताइवान स्टेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। या ताइवान जल मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर, और पूर्वी चीन सागर से किससे कनेक्ट करता है, ताइवान स्टेट से, ठीक है। और लुजोन जल मध्य द्वारा फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। तो एक जो पूर्वी चीन सागर से कनेक्ट करता है वहां पे कौन सी स्टेट है, ताइवान स्टेट है। और जो इससे फिलीपींस सागर से कनेक्ट करता है वहां पे कौन सी स्टेट है, लुजोन, कौन सी है, लुजोन, लुजोन स्टेट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर मिलकर चीन सागर बनाते हैं, जो पूरा जिसको पूरा चाइना सी बोला जाता है, उसमें दो है, एक साउथ चाइना सी और एक ईस्ट चाइना सी। इन दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, चाइना सी, ठीक है। और क्या कह रहा है, इट इज द सेकेंड मोस्ट यूज सी लेन इन द वर्ल्ड, यह दुनिया में दूसरा सबसे लंबा, दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला समुद्री मार्ग है, ठीक है। और इसके मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हांगकांग, सिंगापुर, और क्या कह रहा है, काओसियोंग इन सदर्न ताइवान, कौन कौन से, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिणी ताइवान में काओसुंग, ठीक है। ये मेजर पोर्ट्स है वहां पे, ठीक है। अब डेली जनरल अवेयर्स कुछ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कह रहा है, लीजेंडरी क्लासिकल डांस यामिनी कृष्ण मूर्ति पास जब, इसको पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कल वाले वीडियो में अपने। क्या कह रहा है कि लीजेंडरी क्लासिकल डांस यामिनी कृष्ण मूर्ति पास्ड अवे, in context the same, tell us which classical dance form of India is characterized by its intricate storytelling and rapid spins and is believed to have originated in the Mughal courts, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, उसी संदर्भ में हमें बताएं कि भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप अपनी जटिल कहानी और तेज घुमावों के लिए जाना जाता है, और माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति मुगल मुगल दरबारों में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, जैसे बताइए आप लोग, कौन सा है, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली, कौन सा है, कथकली, कथकली का नाम ही है, जैसे जानते हैं इसको कि जो कथकली, कथकली में कथकली बना ही है कथा से, कथा मतलब स्टोरी, ठीक है। और इसको नॉर्दर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। तो इसको जब हम देखेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में, तो पहले इसको टेम्पल्स में, मंदिरों में इसको परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद इसको गांव के लेवल पर परफॉर्म किया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद जब मुगल्स आए तो मुगल के कोर्ट में भी एक एक बहुत ही अहम एक परफॉर्मेंस के रूप में उभरा ये मुगल कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सब गांव के लेवल पर पहले से रासलीला होती थी, ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या होती है, जो एंशियंट इंडिया की जो स्टोरीज थी, उनपे जो है इनको ये जो है क्या बोलते हैं इसको, कथकली परफॉर्म किया जाता था, किस पे, जो एंशियंट स्टोरीज है, एंशियंट इंडिया की स्टोरीज है, उसी स्टोरी टेलिंग के लिए इसको ये कथकली डांस परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। और इसको जो है 19th सेंचुरी इसको बोला जाता है, 19 19th सेंचुरी को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ कथक, ठीक है। जो लखनऊ के जुवाहिद अली साथ है,
आपको पता होगा अवध के नवाब, उनके 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 संरक्षण में इसको बहुत ही इसको वरीयता मिली। ये बहुत ही फली फूली ये कथकली जो जो नृत्य था, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि गोल्डन एज ऑफ कथकली बोला जाता है वाहिद अली शाह के लिए। उनके संरक्षण में ये बहुत तेजी से फैली, ठीक है। और इन्होंने एक लखनऊ घराना भी बनाया था, आपको पता होगा, लखनऊ घराना भी बनाया था, ठीक है। चलिए हम लोग देख ली इसके बारे में, आगे देखते हैं। बाकी इसमें जितने भी क्लासिकल डांस हैं, जब हमारी क्रैश क्रैश कोर्स में जब ये पूरा कल्चर में इसको पढ़ाया जाएगा, जब हमारे डांस फॉर्म्स पढ़ाए जाएंगे क्लासिकल डांस में, इसको बाकी सब के बारे में, वो चाहे कथक हो, उड़ीसी हो, भरतनाट्यम हो, कथकली, उनको और डेप्थ में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप लोग वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विनेश विनेश फोगाट को 2024 पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उसी संदर्भ में बताएं कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला एकमात्र पहलवान कौन है। 2 पदक जीतने वाला एकमात्र पहलवान है, दो पदक जो पदक जीतने वाला कौन सा एकमात्र पहलवान है, बताइए आप लोग। योगेश्वर दत्त, कनम मल्लेश्वरी, रवि कुमार दहिया, सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार। सुशील कुमार 2 पदक जीते हैं, 2 मेडल्स जीते हैं। एक जीता था 2008 में, 2008 में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज, ठीक है। और जो दूसरा जीता है 2012 में जीता है, और उसमें कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। 2 मेडल सुशील कुमार जी ने जीता है। वो कब जीता? एक तो जीता है 2008 में, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2012 में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक व्यापार शिखर बैठक की मेजबानी की। क्या कह रहा है? न्यू दिल्ली होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट मीटिंग इन कंटेक्स्ट द सेम टेल अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। हमने बताया था बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज बताया था, कल के वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। हमने बताया भी था कि बिम्स्टेक कौन कौन सी हैं इसके मेंबर, हमने बताया था। एक तो हो गया बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ठीक है। ये 7 कंट्रीज हैं इसके, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ठीक, कल हमने डिस्कस किया था। तो कह रहा कौन सा बिम्स्टेक में नहीं है? म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है। कौन सा नहीं है? मलेशिया नहीं है। सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट मुर्मू कन्फर्ड विद द फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कल हमने डिस्कस किया था फिजी के बारे में, ठीक है। रिस्पेक्ट में कह रहा हूं इन कंटेक्स्ट द सेम टेल अस व्हिच जियोग्राफिकल फीचर इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द फिजी आर्कियोलॉजी। ठीक है, क्या कर राष्ट्रपति मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि फिजी द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है जिसकी भौगोलिक विशेषता है, इसको देखते हैं हम लोग। कौन सा बताइए आप लोग? वनुआ, विटी, कदाऊ, तवेनु। कौन सा है बताइए आप लोग? कौन सा है? विटी है। अभी हम लोग देखते हैं इसको मैप में। ये रहा विटी, विटी लेऊ, ठीक है। इसके 2 सबसे बड़े हैं, एक तो होगा विटी लेऊ, ठीक है, एक हो गया विटी लेऊ। जो 2 सबसे बड़े वो हैं, एक तो सबसे बड़े आइलैंड, एक हो विटी लेऊ, दूसरा है वनुआ लेऊ, ठीक है। और इसके सुआ इसकी कैपिटल, ये देखिए विटी लेऊ के साउथ ईस्टर्न में कौन सी इसकी कैपिटल है? कैपिटल क्या है? सुआ। कौन सी कैपिटल है? सुआ, ठीक है। और विटिलो, ये रहा विटिलो, ये सबसे बड़ा इसका ज्योग्राफिकल, सबसे बड़ा इसका आइलैंड है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय पुरस्कार सम्मानित के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा आइलैंड विटिलेउ, 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 ठीक है। और इसकी कैपिटल हो गई सुआ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। द नेशन सेलिब्रेट्स द 10 नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, ऑन 7 अगस्त 2024। अभी हमने डिस्कस किया। इन कंटेक्स्ट द सेम टेल अस व्हिच इंडियन स्टेट इज रिनाउंड फॉर इट्स ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल नोन एज द मुगा सिल्क। मुगा सिल्क जो है, क्या कह रहा है, जो राज 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि कौन सा भारतीय राज्य अपने पारंपरिक हथकरघा वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मगा रेशम सुना होगा आपने, मगा रेशम बहुत फेमस है। मगा रेशम
मगा रेशम के रूप में जाना जाता है। कि कहाँ पे कौन सा जगह फेमस है बताइए? असम, गुजरात, केरल, राजस्थान। कौन सा फेमस है? कहाँ पे है ये? असम। असम में ये मगा रेशम, जो मगा रेशम है ये मगा सिल्क, मगा सिल्क ये पाया जाता है असम में। और किस लिए जाना जाता है? ये ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अपनी एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है ये। कौन सा? मगा। ठीक है, मगा सिल्क। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? असम का है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और सिल्क है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है, उसका नाम है इरी सिल्क। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, इंक्लूडिंग असम। तो हमने क्या देखा है? मुगा सिल्क जो असम में पाई जाती है, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है। एक और पाई जाती है इरी सिल्क। इरी सिल्क पाई जाती है कहाँ पे? नॉर्दर्न स्टेट में, और असम में भी पाई जाती है, इंक्लूडिंग असम। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? कि रिसेंटली रिसर्चर्स हैव मेड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन न्यूक्लियर क्लॉक्स की बात कर रहा है। बाय डेवलपिंग अ लेजर फॉर थोरियम 229 न्यूक्लियाई स्टिमुलेशन एंड लिंकिंग इट विद एन ऑप्टिकल क्लॉक। ठीक है, क्या कह रहा है? कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने थोरियम 229 नाभिक उत्तेजना के लिए एक लेजर विकसित करके और इसे एक ऑप्टिकल घड़ी के साथ जोड़कर परमाणु घड़ियों में महत्वपूर्ण विकास किया है। ठीक है, उसी कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? परमाणु घड़ियां परमाणुओं, विशेष रूप से सीजियम और रुबिडियम परमाणुओं के कंपन के आधार पर समय को मापती हैं, जो अत्यंत सटीक समय निर्धारण प्रदान करती हैं। वो पता होगा कि इसीलिए इसका निर्माण हो रहा है, जो एटॉमिक जितनी भी जो एटॉमिक वॉच हैं, क्योंकि वो समय बहुत ही सटीक समय निर्धारण करती हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए परमाणु घड़ियों की सटीकता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि समय की छोटी छोटी विसंगतियां भी स्थान गणनाओं में महत्वपूर्ण त्रुटियों का कारण बन सकती हैं। बिल्कुल सही है। परमाणु घड़ियां समय मापने के लिए यांत्रिक ऑसिलेटर का उपयोग करती हैं, जो उन्हें कार्य घड़ियों की तुलना में अधिक सटीक बनाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्या कहता है? जो एटम के जैसे जो ऑसिलेशन होता है, जैसे समय में अगर हमारी घड़ी में कितने सेकंड हुए हैं, तो कैसे पता चलता है? ये क्या बताता है? ऑसिलेटर बताता है। क्या बताता है? अगर कह रहे हैं हमारी घड़ी में 1 सेकंड हो गया, तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है ऑसिलेटर से। ठीक है, ऑसिलेटर जो ऑसिलेटर से पता चलता है। एक बार गया टिन, दूसरी बार ऐसे तो आवाज करेगा हर बार में, तो उसी से वो काउंटिंग उसी से वो होती है, ऑसिलेटर से। ठीक है, ऑसिलेटर से पता चलता है। और जैसे एटॉमिक में कैसे काम करता है आपको पता होगा कि जो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, उसको क्या होती है? एटम। ठीक है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे नहीं जाना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वो अलग ही उस सब में सेम होंगे। एटम क्या होगा? जब एटम में आपको पता होगा कि एटम में जब एटम में कोई भी जब एनर्जी उसको एक्साइट कराएंगे हम, ठीक है, तो वो जो उसके भी जो भी एटम्स होते हैं वो हायर स्टेज में जाते हैं। और जब वो हायर स्टेज में जाके जब हायर स्टेज से वो लोअर स्टेज में आते हैं, तो वहां पे एक फोटोन वहां पे वो फोटोन फोटोन रिलीज होता है। और जब ये फोटोन रिलीज होता है, उसी से वो ऑसिलेशन होता है, उसी से ये समय की गणना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जो एटॉमिक पार्टिकल्स है उससे होता है, ना कि यहाँ पे जो ये दूसरा तीसरा क्या कह रहा है प्रमुख समय अपने की यांत्रिक ऑसिलेटर का उपयोग नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन गलत है। और आपको जैसे मैंने बताया कि ये सीजियम और रूडियम परमाणु कंपन के आधार पर समय का मापन करती है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? केवल एक और दो। ठीक है, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया और डी गलत हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। Recently, a special investigation team (SIT) report on the deaths of 43 tigers on Madhya Pradesh in Bandhavgarh Tiger Reserve and Sahdol Forest Circle between 2021 and 2023. Consider the following statement regarding Bandhavgarh Tiger Reserve. क्या कह रहा है?
कि हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन मंडल में 2021 और 2023 के बीच 43 बाघों की मौत पर एक विशेष जांच दल की रिपोर्ट आई है। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। क्या कह रहा है, यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में अरावली पहाड़ियों के भीतर है। नहीं है, कहा हमने देखा था, विंध्य विंध्य में है। कहाँ पे है ये? विंध्य में है। ठीक है, और इसे तो ये गलत हो गया अगर हम ऐसे ही कर दें तो अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें तो एक चला गया, बी चला गया, डी चला गया, बचा कौन? सी। तो अगर दूसरा 1968 में, हमने इसके पहले भी देखा है कि इसको 1968 में राष्ट्रीय उद्यान, 1993 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया और भारत ने बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। इसके पहले वाले में वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था? 1973। 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 2 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पार्लियामेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। आपको पता होगा कि अभी इस पे बहुत ही विवाद चल रहा है। ठीक है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को, टू अमेंड द वक्फ एक्ट 1995 with the goal of enhancing accountability and transparency in the functioning of वक्फ बोर्ड्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वक्फ बोर्ड। क्या कह रहा है? संसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लक्ष्य के साथ वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करने के लिए तैयार है। उसी के रिस्पेक्ट में वक्फ बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया। बिल्कुल सही है। कब पहली बार पारित किया गया? 1954 में इसको पारित किया गया। केंद्रीय वक्फ परिषद CWC 1956 में स्थापित की गई। नहीं, ये कब स्थापित की गई? 1964 में। जो सेंट्रल वक्फ जो काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसको कब स्टेब्लिश किया गया? 1964 में स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या? भारत में वक्फ को वक्फ अधिनियम 1995 के द्वारा विनियमित किया गया। अभी इसमें लिखा भी हुआ है, अमेंड वक्फ एक्ट 1995। तो पहला और तीसरा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो बी गलत हो गया, बी सी डी गलत हो गया, बचा कौन? एक। केवल एक और 3 सही है। तो वक्फ अधिनियम पहली बार कब बना था? 1954 में। और ये काउंसिल कब बनी थी? 1964 में। ठीक है, और ये वक्फ को वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और इन सब की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके कोई भी सुझाव है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है आपकी तैयारी को लेके, या कहीं रिवीजन नहीं हो पा रहा है, या कोई कंफ्यूजन है कि कैसे तैयार किया जाए चीजें, कैसे अगले साल की तैयारी की जाए, या जो अभी आने वाला PCS है उसको कैसे तैयार किया जाए, तो उसके लिए हमारा एक 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसकी लिंक भी हमारे टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। वहां से आप जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट है आपका वहां से हमारे मेंटोर से आप पूछ सकते हैं, और मेंटोर आपको वहां से कनेक्ट करके आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।